हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। 300 रुपए का मायका और 3 करोड़ का ससुराल। बेटी, आज तुझे विदा होना है। बस 300 रुपए ही है मेरे पास। यही तेरा मायका है। तेरी माँ की झोली में यही है बेटी। हो सके तो अपनी इस मजबूर माँ को माफ कर देना। अपनी माँ की बातें सुनकर सीमा की आंखें भर आईं। 4 साल पुरानी साड़ी, पैरों में घिसी हुई चप्पल और दिल में अनगिनत डर। माँ, ये 300 रुपए मत दीजिए, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मायका गरीब हो सकता है बेटी, पर इतना भी नहीं कि अपनी बेटी को खाली हाथ ही विदा कर दे। और तू मेरी फिक्र मत कर। मालकिन ने कहा है कि ब्याह करके काम पर लौटते ही मुझे मेरी मजदूरी दे देगी। बेटी, अगर आज तेरे बाबा जिंदा होते तो अपनी बेटी को यूं चंद पैसे देकर विदा न करते। बाबा का नाम सुनकर सीमा अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है। बाहर बारात की गाड़ी खड़ी थी, जो कि चमचमाती महंगी गाड़ी थी। उस गाड़ी को देखकर ही गांव वालों की फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। अरे सुना है, लड़की का ससुराल 3 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। सीमा उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन वो चुप थी। लेकिन किस्मत अपनी चाल चल चुकी थी। आखिर कैसे एक छोटे घर में रहने वाली लड़की को इतना अमीर ससुराल मिला, ये जानने के लिए आइए चलते हैं थोड़ा पीछे। प्रिया, आज पानी लेने नहीं जाना क्या? जल्दी कर, देख तो बादल आने को है। कुछ देर में मौसम बिगड़ने वाला है। अरे हाँ, तू बस 1 मिनट रुक, मैं गैया को चारा डाल कर आती हूँ। ओफो, एक तो वैसे ही देर हो रही है और तू और वक्त लगा रही है। अच्छा, अब जल्दी कर, मैं यहीं हूँ। कुछ देर बाद प्रिया मटका लेकर आती है और दोनों सहेलियां पानी लेने चली जाती हैं। तभी उन्हें पहाड़ी से किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ। अरे, ये किसकी आवाज है? वो जल्दी से उस ओर जाते हैं जहाँ कार्तिक पहाड़ी पर लटका हुआ था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी बचाती हूँ। फिर सीमा उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींचती है, जिससे वो बच जाता है। थैंक यू सो मच मेरी जान। है क्या? अरे मेरा मतलब मेरी जान बचाने के लिए। फिर सीमा और कार्तिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। कार्तिक को पहली नजर में ही सीमा पसंद आ जाती है। वो शहर से घूमने आया था और शाम को वो जब उस ओर टहलने निकला तो उसका पैर फिसल गया और सीमा ने उसकी जान बचा ली। शहर लौटकर कार्तिक ने इस बारे में अपने घर पर बात की और अपने बेटे की खातिर वो इसके लिए मान गए। इधर शादी से वो वहाँ से विदा हो गई। शादी के बाद जब सीमा ससुराल पहुँची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके ससुराल का बड़ा सा बंगला, उसमें लगी संगमरमर की सीढ़ियाँ, झूमर, महंगी गाड़ियाँ, सब कुछ इतना आलीशान था कि उसे लगा कि वो किसी महल में आ गई। ये तो कोई महल जैसा घर है। भैया, ये वही लड़की है ना जिसके मायके से 300 रुपए आए हैं? हाँ, पैसा नहीं देखा हमने, बस लड़की देखी है। अब मेरे बेटे की जान बचाई है। आंखें देख कितनी सुंदर है इसकी। क्या यहाँ मुझे कभी अपनापन मिलेगा? तभी उसकी ननद सुमेधा बोली, भाभी, जितना बड़ा हमारा घर है ना, इतना बड़ा तो आपका पूरा गांव भी नहीं होगा, है ना? अरे बस कर, माना वो गरीब घर से आई है, लेकिन है तो अब इस हवेली की बहू। चल अब इसे इसके कमरे में छोड़ा। अब वो उसे उसके कमरे में छोड़ आती है। उस कमरे की बड़ी बड़ी दीवारों को देख सीमा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना बड़ा और सुंदर कमरा है मेरा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े घर में जाऊंगी। सीमा, तुम्हें शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही हो। सच कहूँ तो मैं बड़ा लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली। अच्छा, अब तुम थक गई होंगी, शावर ले लो, फ्रेश फील करोगी। जी ठीक है। ऐसे ही उसकी शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। शुरू में तो उसकी सास उससे अच्छे से बात करती है, लेकिन फिर हफ्ते भर बाद उसका व्यवहार बदल जाता है। एक रोज, सीमा, आज पूरी कोठी की सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि नौकर कुछ दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। सीमा इतनी बड़ी हवेली की सफाई अब खुद ही करती है, जिसके साथ ही वो बाकी भी काम संभालती। काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर जुबान से एक शिकायत नहीं निकली। फिर एक रोज, नेहा, प्रीति, तुम लोग यहाँ बैठो। अरे ओ भाभी, दिखाई नहीं देता मेरी फ्रेंड्स आई हैं? जाओ और जाकर इनके लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आओ। जी अभी लाती हूँ। सुमेधा, इस 3 करोड़ के घर की बहू ये है क्या? यही है तेरी भाभी? देखने से गरीब मायके की लग रही है। हाँ यार, भैया को यही मैडम पसंद आई तो इसे ही भाभी बनाकर लाना पड़ा। उनकी बातें सुनकर सीमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। फिर रात को सीमा ने हिम्मत जुटाई और अपने पति से इस बारे में बात की। कार्तिक, आपके घर में मुझे बहुत छोटा महसूस कराया जाता है। सीमा, माँ और सुमेधा की बातों को दिल पर मत लिया करो। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। सीमा चुपचाप घर के काम निपटाती और किसी से कुछ नहीं कहती। फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ की तबीयत काफी खराब हो गई और वो इस दुनिया से चल बसी। अपनी माँ के जाने से सीमा काफी टूट गई। सीमा बेटी, ये पोटली तेरी माँ की है। उसने कहा था जब तक तू यहाँ पहुँचेगी तब तक शायद वो जिंदा ना बचे, इसलिए उसने तुम्हें ये देने के लिए कहा था।
सीमा वो पोटली लेकर घर आ गई। इसकी माँ से और हमें उम्मीद ही क्या थी, वो इस पोटली के अलावा दे भी क्या सकती थी। रसोई में खड़ी सीमा वो सब चुपचाप सुन रही थी। फिर उसी रात सीमा ने अलमारी से माँ की दी हुई छोटी सी पोटली निकाली। उसके अंदर एक पुराना कागज और एक चाबी थी। उसने उस कागज को पढ़ा। ये तो जमीन के कागज है। फिर अगले दिन सीमा वकील के पास गई। उसे वकील ने जो बताया उसे सुनकर तो वो हैरान ही रह गई। सीमा जी, ये जमीन जो आपकी माँ ने आपके नाम की है, जो शायद आपके पूर्वजों की है, उसकी कीमत आज की तारीख में 5 करोड़ की है। सरकार उस तरफ से हाईवे निकालने वाली है और उसने इसकी यही कीमत तब तय की थी, और ये बात शायद आपकी माँ भी नहीं जानती होंगी कि इसकी इतनी कीमत है। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं थे। वो पेपर लेकर वो घर लौटी। माँ जी, आपने मेरे मायके का मजाक उड़ाया था, पर आज मैं वही 300 रुपए की बेटी हूँ जिसके नाम अब 5 करोड़ की जमीन है। ये बात सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं। क्या ये सच है? फिर सीमा ने कागज आगे बढ़ा दिए। 3 करोड़ का ससुराल बड़ा हो सकता है, लेकिन 300 रुपए का मायका मुझे संस्कार दे गया, जो शायद इस 3 करोड़ के ससुराल की बेटियों को नहीं सिखाए जाते। ये सुनकर ननद की आंखें झुक गई। भाभी, हमें माफ कर दो। मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगी कि कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। गरीबी तो जेब में होती है, इज्जत दिल में। और जो माँ 300 रुपए में बेटी को विदा करे, वो उसे करोड़ों की ताकत देकर भेजती है। ये सुनकर वो सभी चुप हो गए, लेकिन उसकी बात ने उन सब के मन को बदल दिया और उस दिन के बाद कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाया। थैंक गॉड डिलीवरी सही से हो गई। चलो अब तो आराम ही आराम होगा। वैसे भी माँ जी ने कहा है डिलीवरी के बाद 40 दिन का जापा होता है जच्चा और बच्चा का, और 40 दिन के बाद तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और 2-3 महीने बाद ही आराम से रह कर आऊंगी। वहाँ जी भर कर सोऊंगी और खूब आराम करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी। वैसे भी जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ एक बार भी मायके नहीं जा पाई। ससुराल वाले कभी कहते थे कि ऐसी हालत में ट्रेवल नहीं करना, तो कभी कुछ कभी कुछ। अब इतने दिनों से जो भी झेला है उन सबके बदले आराम से कुछ महीने मायके जाकर रहूंगी। अस्पताल के बिस्तर में लेटी अंशिका मन ही मन ये सब ख्वाब बुन रही थी। अंशिका को ट्विंस हुए थे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थे। सभी घर वाले खुश थे। 2 दिन बाद अंशिका की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास, ससुर, जेठानी, जेठ, जेठानी का बेटा और अंशिका का पति विराज रहता था। उसकी जेठानी निमिता का एक 7 साल का बेटा था, रोहन, और इस बार वो भी दूसरी बार माँ बनने वाली थी। वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अंशिका जब अस्पताल से घर आई, भाई अंशिका, ये तूने बढ़िया किया, एक ही साथ ट्विंस करके अब फ्री हो गई, बार बार बच्चे करने से बच गई। ऊपर से टाइम भी कितना अच्छा चुना है तूने, सर्दियों का। अब तो आराम से सर्दियों में रजाई के अंदर बैठकर अपने जापे के 40 दिन मजे से काटना। अरे बस बस बड़ी बहू, अब सारी बातें यही दरवाजे पर ही कर लेगी या छोटी बहू की आरती उतार कर उसे अंदर भी आने देगी? तो मैंने कौन सा देवरानी जी को पकड़ रखा है माँ जी? मैं अभी बच्चों की और इनकी आरती उतारती हूँ। जेठानी देवरानी को उसके कमरे तक ले जाती है, जहाँ उन्होंने पूरे कमरे को अच्छे से सजाया हुआ था। अरे वाह, ये डेकोरेशन कितनी बढ़िया की है। किसने की? मैंने की, और किसने? अच्छे से देख लो देवरानी जी, कल को जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो आप भी ऐसे ही कमरे को सजाना। ऐसा सुनकर अंशिका ने धीमी सी मुस्कान दी। अंशिका अपने कमरे में दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। फिर शाम को खाने में उसके लिए मूंग दाल की खिचड़ी आती है। हैं? ये क्या है माँ जी? हाँ बहू, डिलीवरी के बाद यही सब हल्का खाना खाते हैं। ये तेरे लिए और तेरे बच्चे दोनों के लिए सही होता है। ले अब इसे खा लेना। सास खिचड़ी रखकर बच्चों के साथ खेलने लगती है और अंशिका मन मार कर वो खिचड़ी खाने लगती है। बचपन में कितना भी तेज बुखार क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी माँ के 100 बार कहने पर भी मैंने कभी खिचड़ी नहीं खाई, लेकिन अब देखो ये सब खाना पड़ रहा है। अरे बहू, खिचड़ी खत्म की या नहीं? जी माँ जी, बस खा ही रही हूँ। बस कुछ दिन की बात और है, फिर अपने घर चली जाऊंगी, तो जो मन करेगा वो खाऊंगी। सबसे पहले तो वहाँ नुक्कड़ पर जो नथु हलवाई है उसके समोसा और जलेबी। ओए होए, अभी से सोचकर मुंह में पानी आ रहा है। अब तो कल माँ आएंगी तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि ससुराल के 40 दिन पूरे होते ही मुझे जल्दी से लेने आ जाए। अगले दिन अंशिका की मायके वाले उससे मिलने आते हैं, साथ ही ढेर सारे गिफ्ट भी उसके लिए लाए। फिर उसने अकेले में अपनी माँ से कहा, माँ मैं कह देती हूँ, मैं ये 40 दिन पूरे होते ही झट से अपने मायके आ जाऊंगी और 2-2.5 महीने वहीं रहूंगी। हाँ आ जाना बेटी। वैसे भी मैं तो खुद चाहती हूँ कि दोनों बच्चों को लेकर तू जल्दी से आ जाए, कम से कम हमारे घर में भी रौनक बनी रहेगी। फिर शाम को उसके मायके वाले अपने घर वापस चले जाते हैं। अंशिका, ये ले दूध वाला दलिया खा ले, ये जितना ज्यादा खाएगी ना उतना अच्छा होगा तेरे लिए। अरे भाभी, इतने दिनों से यही सब तो खा रही हूँ, अब तो कुछ स्पाइसी तीखा खाने का मन करता है। हाँ समझ सकती हूँ। तुझे पता है जब मेरी पहली डिलीवरी हुई थी ना, तो माँ जी मुझे भी यही सब खाने को देती थी।
और मैं कुछ दिनों में ये सब खाकर इतना पक चुकी थी कि मैं तो कई बार बस झूठ मूठ खाने की एक्टिंग करती थी। और सुबह जब ये मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे ना, तो इनके हाथों गाय के लिए भिजवा देती थी। वही तो भाभी, अब आप मुझे गाय बनाने पर तुली हुई हो। अरे ये सब माँ जी ने कहा है तुम्हें देने के लिए, और अगर इसके अलावा तुम्हें कुछ तीखा खाने को दिया ना, और गलती से तुम्हारे कारण बच्चों का पेट खराब हो गया, तो वो 100 बातें सुना देंगी हमें। इसलिए अभी चुपचाप यही खाओ। अब चाहे खुश होकर खाओ या मन मार कर। देख लेना भाभी, जब आपकी डिलीवरी होगी ना, तो उसके बाद मैं भी आपको खाने में यही सब दूंगी। गिन गिन कर बदला लूंगी मैं आपसे। हाँ, ले लेना, लेकिन अभी तुम खाओ इसे। हे भगवान, अब तो बस जल्दी से ससुराल के 40 दिन पूरे हो जाए और फिर मैं आराम से मजे से मायके जाकर जो जी में आएगा वो खाऊंगी। ऐसे दिन बीत रहे थे और अब अंशिका को 40 दिन होने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे। इसलिए वो अपनी सास से इस बारे में बात करती है। माँ जी, मैं 2-2.5 महीने के लिए अपने मायके जाऊं? वैसे भी पूरी प्रेगनेंसी में मैं अपने मायके नहीं जा पाई, तो अब तो मेरा जापा भी खत्म होने वाला है। 2-2.5 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे बहू। हाँ, ऐसा कर, हफ्ते भर के लिए चली जा। इनसे तो पूछना ही बेकार है। खैर कोई बात नहीं, एक बार जाऊं तो सही यहाँ से। आऊंगी तो मैं 2-3 महीने बाद ही। अंशिका मन ही मन कई तरह की प्लानिंग बना रही थी। फिर 2 दिन बाद, अंशिका रेडी हो गई? जल्दी करो यार, कितना वक्त लगाओगी? अरे अब मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, ये 2 नन्हे मेहमान भी तो है, इन्हें भी तो रेडी करना होता है। आखिर पहली बार अपनी नानी के घर जा रहे, क्यों बच्चों, है ना? नानी के घर जाएंगे, मस्ती करेंगे। अंशिका बड़ी खुश थी कि आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतजार वो कितने महीनों से कर रही थी। बहू, गाड़ी में 5 किलो लड्डू रखवा दिए हैं। पहली बार बच्चों को लेकर मायके जा रही है तो आस पड़ोस में बांट देना, और मेरे नन्हे नटखटों को लेकर जल्दी लौट आना। इनके बिना मन नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, इनके बिना घर सूना सूना लगेगा। अरे यार, अभी गई नहीं और आने की बात पहले कर दी। इतने टाइम बाद मौका मिला है, 2-3 महीने नहीं काटे तो फिर क्या मजा। फिर वो गाड़ी में बैठकर अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है और कुछ देर बाद वो अपने मायके पहुंच जाती है, जहाँ सभी उसे बड़ी ही खुशी से उसका स्वागत करते हैं। अंशिका को उसके मायके छोड़कर शाम को डिनर करके विराज अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह, अंशिका बेटी, खाने में क्या खाओगी? माँ प्लीज, दलिया, खिचड़ी, पोहा ये सब कुछ छोड़कर कुछ और खाना है, क्योंकि 40 दिन से यही सब खा खा कर ना मैं पक गई हूँ। ए अनुज, जाओ उस नत्थु हलवाई से जाकर समोसे जलेबी ले आ। कब से मन था उसके बने जलेबी समोसे खाने का। हाँ दीदी, अभी लाता हूँ। रुक जा अनुज, क्या अभी लाता हूँ? अरे वो अभी 1.5 महीना हुआ है इसकी डिलीवरी हुए, और अभी यूं एकदम से बाहर की चीजें खाना ठीक नहीं। और बेटी तू अभी कुछ दिन और है यहाँ पे, बाद में खा लेना ये सब आराम से। अच्छा ठीक है माँ, हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी अभी मैं हूँ 2-3 महीने यहाँ। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, ये सब तू बाद में खा लेना। अभी मैं नाश्ते में आलू के पराठे बना देती हूँ। ऐसे उसे 4 दिन हो जाते हैं और एक रोज विराज का फोन आता है। हेलो अंशिका, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें 2 घंटे में लेने आ रहा हूँ। ना 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 ना, मैं नहीं आने वाली इतनी जल्दी। अब तुम्हें चाहे मेरी और बच्चों की कितनी भी याद आए, और मिस्टर अगर इतना मिस कर रहे हो तो मिलने आ जाओ, लेकिन मैं अभी वापस नहीं आऊंगी। ओफ अंशिका, तुम पूरी बात तो सुनो। माँ सीढ़ियों से फिसल गई है और उनके पैर में काफी चोट आ गई है। क्या? हाँ अंशिका, और तुम जानती हो भाभी भी प्रेग्नेंट है, तो उनसे भी अब ज्यादा काम नहीं हो सकता, और तुम्हें भी अब डिलीवरी को लगभग 1.5 महीना हो चुका है, तो अब तुम घर संभाल सकती हो। इसीलिए अब तुम्हें वापस आना होगा। मैं तुम्हें आज ही लेने आ रहा हूँ, तुम सामान पैक कर लो। ऐसा कहकर विराज फोन रख देता है और अंशिका के अरमानों पर तो जैसे पानी फिर जाता है और वो रोते हुए गाना गाती है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और इस तरह हमारी इस कहानी की हीरोइन के सारे अरमान आंसुओं में बह जाते हैं और बेचारी 4 दिन बाद ही मायके से वापस ससुराल लौट आती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।